हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान की अगली वीडियो में। तो पिछली बार हमने कराया था मार्कर कहाँ गया, मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुडार और क्रिस क्रिप्स मिशन, जो साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग हमने कराया था। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं कि 1935 का अधिनियम, उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे काफ़ी, क्योंकि बड़ा अधिनियम था और क्योंकि इन्हें एक एक करके पढ़े, जरा ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते रहते हैं, छोटी सी। जब बड़े टॉपिक चलेंगे तो बड़े टॉपिक पर बड़ी वीडियो ही बन पाते हैं, वहाँ पर सूचना पाएंगे। ठीक है, चलो आप देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले एक चीज़ और समझिए, साइमन कमीशन से पहले एक चीज़ और समझते हैं हम, वो है सांप्रदायिक अवॉर्ड। नजर आ रहा है कैमरे में? सब कुछ देख लो जरा पहले मैं। अब जो ये सांप्रदायिक अवार्ड है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सांप्रदायिक अवार्ड मतलब कि इसमें क्या हुआ, उस समय में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने घोषणा की, क्योंकि इससे पहले गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं। अब समझे पहले गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जब साइमन कमीशन आयोग की बातचीत कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, तो उसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए बातचीत करने के लिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है उस चीज़ों में। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत के शासन को डोनेमियम मतलब कि स्थानीय स्वशासन दिया जाए, उसे स्वशासन दिया जाए उसे स्वयं का। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ 1930 में, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भाग नहीं लिया। तो इस कारण से प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आते पूछा कि गांधी जी कहाँ हैं, कि गांधी जी उस सभा में उस समय गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। मगर जिन्ना और अम्बेडकर दो ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तृतीय में भी। याद रखना कि ऐसे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड किया था, तो जिन्ना और अम्बेडकर थे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस के प्रमुख नेता और गांधी ने। ठीक है, तो फिर वे प्रधानमंत्री, वहाँ के जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि गांधी जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा दिया कि गांधी जी तो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बात करूँगा, क्योंकि उस समय पर ये बात थी कि गांधी को ही, जो गांधी जी हैं उनको ही पूर्ण कांग्रेस माना जाता था। अपने आप में गांधी जी स्वयं ही कांग्रेस थे। ठीक है, तो जब ऐसा वहाँ पर वो प्रथम बैठक, इस वजह से क्या रही उसकी, असफल रही गांधी जी और अन्य नेताओं, प्रमुख नेताओं के ना आने के कारण। फिर दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई आपकी जब भैया 1931 में, लगातार सन 30, 31, 32 तीनों का। जब 1932 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई, तो उसमें जब गांधी जी गए यहाँ से, क्योंकि इस टाइम पर नमक आंदोलन में आरंभ किया था उन्होंने, और इनकी मांगों को मान लिया गया था। वो बात अलग है, इनकी मांगों में जनता इनसे काफ़ी रुष्ट हुई, क्योंकि इनकी मांगों में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इनकी आज़ादी नहीं थी। ठीक है, और यही चीज़ें गांधी जी के जीवन में उनके चरित्र पर सबसे बड़ा धब्बा साबित हुई। ठीक है, आज भी लोग इसलिए देखते हैं कि इन्हें मारने का कारण यही था, क्योंकि अब उसमें भी बहुत सारे कारण थे जिस वजह से इन्होंने आज़ाद नहीं करवा पाए। उसमें एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है, पहली बात तो ये कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को आतंकवादी घोषित कर रखा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। तो कहीं गांधी जी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस का संबंध है वो किसी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, क्योंकि इन्हें गांधी जी खुद आतंकवादी भी मानते थे कहीं ना कहीं। इस तौर पर भी आप जब देखेंगे तो वे कहते थे कि मैं अहिंसा में विश्वास, ठीक है, वो कहते थे अहिंसा परमो धर्म, तो वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। और जबकि वहाँ पे गर्म दल था, तब वे थोड़े गर्म मिजाज के थे भगत सिंह। तो इसलिए सबसे पहली बात तो वे वजह थी। दूसरी वजह ये भी रही होगी कि शायद कुछ अन्य कारण हो। ठीक है, कुछ अन्य कारण में क्या पता दूसरी वजह कुछ और रही हो, मगर सबसे पहली वजह तो यहाँ पर यही थी, प्रमुख और मुख्य वजह, कि वहाँ पर जो था
वहाँ पर जो था तो ये भी कारण करो, और यही बात भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की इनकी आज़ादी ना करवाना, उस मांगों में शामिल ना करना, ये गांधी जी के जीवन पर सबसे बड़ा धब्बा बन गई बात। ठीक है, तो उस समय पे यहाँ की जनता काफ़ी रुष्ट हुई थी। मगर जब गांधी जी की मांगों को मान लिया गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी कारण उनकी दोनों मांगों को, उनकी जो मांगे थी सगली, उनको स्वीकार किया गया था और उसमें इनकी मांग शामिल नहीं थी। ठीक है, इनकी आज़ादी जो थी। तो ऐसा मानता था, जब ये इंग्लैंड पहुँचे तो इंग्लैंड की आधी आबादी इंग्लैंड के समुद्र किनारे उमड़ आई थी इन्हें देखने के लिए, गांधी जी को, कि वो कौन व्यक्ति जिसने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर रखा है। ठीक है, तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन जब बैठे तो फिर यहाँ पर जो वार्ता थी वो काफ़ी अलग रही गांधी के बीच और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में कुछ बातें थोड़ी सी यहाँ पर रही थी। थोड़ा बात समझिए क्या बातें रही थी इनके बीच में। जो गांधी जी हैं उनका कहना था कि वो पूरे कांग्रेस जो है वो सभी की पार्टी है। ठीक है, वो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पे अम्बेडकर जो परेशान थे वो थे ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य आदिवासी पिछड़ी जातियों को लेकर इनके पक्ष में वो काम कर रहे थे, उनका यह मानना था। और जो जिन्ना थे यहाँ पर वो अपने आप को संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का अपने आप को प्रतिनिधित्व मान रहे थे। तो यहाँ पर तीनों अलग है। गांधी जी अपने आप को सबका मान रहे थे, अंबेडकर जी अपने आप को ओबीसी, एससी, एसटी का वे मान रहे थे और जिन्ना ये मान रहे थे। तो यहाँ पर कई बार इनके बीच में भी बातें लगी कि अंबेडकर जी का कहना था कि अंग्रेजी जो ब्रिटिश जो ये मतलब कि इंडिया की जो भारत के जो लोग हैं वो इसलिए नहीं मान रहे कि सत्ता परिवर्तित हो, बस वो यही चाहते हैं यदि सत्ता परिवर्तित हो तो नए समाज में उनके इन लोगों को ओबीसी, एससी और एसटी को बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए कहीं सत्ता फिर से वो पुरानी व्यवस्था चालू न हो जाए जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, फिर से इन लोगों को पढ़ने का, ऐसे तरह का अधिकार ना मिले। जबकि गांधी जी ने भी कहा था कि छुआछूत एक बीमारी है और मैं इसे समाप्त करूंगा। यहाँ पे गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैं इस चीज़ के लिए घर घर जाके आंदोलन भी करूंगा, इन्हें ख़त्म करूंगा। और यहाँ हरिजन भी नाम दिया था इनको, एससी वाले को, ठीक है, ओबीसी वाले को हरिजन भी कहा था। तो जब यहाँ पर बात कुछ स्पेशल बनी नहीं तो गांधी जी ने कहा तुम्हें अंबेडकर, तुम्हें मैं अल्पसंख्यकों का हितैषी क्यों नहीं लगता। तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो केवल झूठा दिखावा करती है इनके सहायता करने का। जबकि गांधी जी ने कहा कि हमने तो 20 लाख का चंदा बंटवा के उगा के भी इनकी बांटा इनमें। तो उन्होंने कहा कि चंदा बांटने से क्या होता है, किसी यदि गरीब की आपको गरीबी दूर करनी है तो उसे भीख देकर नहीं होती, वो उसे कुछ सिखा कर या उसे बराबर अपनी इसमें पार्टी में सांप्रदायिक मतलब कि बराबरी का अधिकार देकर। क्योंकि यहाँ पर जो छुआछूत थी उससे कहीं ना कहीं अंबेडकर का जीवन बचपन से ही प्रभावित था और वो नहीं चाहते थे कि आने वाले इनकी पीढ़ियाँ, इनके बच्चे या जो थे जिन्हें अपना समाज मानते थे वो इस चीज़ से प्रभावित रहें। गांधी जी भी थे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित, मगर अंबेडकर इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और ये बात गांधी जी को भी काफ़ी समय बाद पता पड़ी थी कि मतलब कि अभी शुरू मतलब कि कई जब अंबेडकर से एक दो मुलाकात के बाद पता पड़ी थी कि अंबेडकर महार जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये शुरू में नहीं पता थी इन्हें भी बात। जब ये कहने लगे गांधी जी एक बार अंबेडकरों को इतनी अल्पसंख्यकों की पड़ी की रहती है, क्या बात है कि गांधी जी इतने क्यों चिंतित रहते हैं इतने इनके बारे में। तो जब पता पड़ा कि अंबेडकर महार जाति के हैं, जब उन्होंने कहा उन्होंने तो फिर केड़ा ही विष पिया है समाज का, तो शायद इनके मन में कुछ बातें ये घर कर गई। तो यहाँ पर जो अंबेडकर की मांग थी वो ये थी कि जो पृथक निर्वाचक मंडल केवल मुस्लिमों तक सीमित था या सिखों तक या आंग्ल भारतीय यूरोपियन तक सीमित था, उसे बढ़ाकर उसमें दलितों के लिए विस्तार कर दिया जाए। दलितों का मतलब ये सभी कैटेगरीज उसके अंदर आती हैं, ये शूद्र, ओबीसी और ये अतिशूद्र, ये पिछड़ी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आदिवासी जनजाति हो जाएंगे। तो दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था का विस्तार हो, इसका गांधी जी ने विरोध किया। और इसके विरोध में जब गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आ गए
और अनशन प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर पूना पैक्ट समझौता हुआ पुणे की यरवदा जेल में, जिसमें एक मध्य रास्ता आरक्षण निकाला गया, सीटों पर रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन इसलिए था ताकि इन्हें कुछ बढ़ने का आगे मौका मिल सके, इन समुदायों को भी अपनी तरक्की करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। यदि माँ बाप हैं और उनकी 2 औलाद है तो कमज़ोर औलाद को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व हो गई। अब यहाँ पर जो मिलने वाला आरक्षण है वो भी कई प्रकार, 2 प्रकार के आरक्षण। पहली बात तो समझ लीजिए कि कुछ लोग आरक्षण को गलत बताते हैं, जबकि आरक्षण वो गलत नहीं है, ठीक है। यदि किसी वर्ग को, जो बेचारा समाज का दबा कुचला वर्ग है, उसके ऊपर उठने के लिए कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वही स्पेशल ट्रीटमेंट कहा गया आरक्षण, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ समझिए बात को कैसे है। देखिए वो 2 प्रकार का, एक तो देखिए आर्थिक आधार होता है आरक्षण का, यहाँ पर राजनीतिक आधार था। तो यहाँ पर राजनीतिक आधार के लिए 10 वर्षों का प्रावधान किया गया आरक्षण का, राजनीतिक अधिकारों के लिए, कि इनके प्रतिनिधि इनके समाज से चुने हुए कुछ आएंगे और वो इनकी समस्या को सुनेंगे, तो शायद हो सकता है कि 10 साल में ये काफ़ी डेवलप कर जाएं। उसमें यही प्रावधान किया गया था, यदि 10 साल के अंतर्गत ये समाज ऊपर नहीं पहुंचते हैं तो फिर आने वाले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मगर जब से राजनीति बहुत ही एक गंदा खेल है, कोई भी पार्टी आई उसने खत्म करने की अपेक्षा इस आरक्षण को आगे बढ़ाते रहे और ये आरक्षण अब तक चलता रहे। ये है राजनीतिक आरक्षण। दूसरा आरक्षण था आर्थिक आरक्षण। अब आर्थिक आरक्षण से मान लीजिए कोई भी इनमें से व्यक्ति अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब या अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लेता है, उसकी इनकम ऊपर पहुंच जाती है, तो वो इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता, ये चीज़ है। मगर राजनीतिक आरक्षण का लाभ ये सभी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक जो आरक्षण है उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, वो गरीबी के आधार पर था वो, ठीक है, आर्थिक आधार पर था। और ये राजनीतिक आरक्षण ये था इनकी कैटेगरी के आधार पर, समझे भैया जी आप। तो जैसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर भी है। और फिलहाल में ठीक है, इन बातों पर ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं तो ठीक से चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िए, इनमें कोई ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़िए बस मन से। बस अगला थोड़ा सा देखते हैं अब। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन असंबल हुआ, जिसके कारण पूना पैक्ट समझौता हुआ। तो पूना पैक्ट समझौता किस किसके बीच में हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है जी, या गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था समझौता, ठीक है। अब उसके बाद में जो आया आपका, तो फिर भी 1900 जब ये घोषणा हो गई थी, तो फिर उसके बाद में फिर ये आगे चल के मामला रद्द हो गया। फिर 1935 में अधिनियम आया, ठीक है, 1935 में अधिनियम आया आपका, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें जो कुछ लिखित बातें थी, ये सबसे बड़ा पहली बात तो अनुच्छेद था अब तक का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अनुच्छेद 321 धाराएं, 10 अनुसूची, दस अनुसूचियां भी थी, और जी इसमें आपका था, और जी ये था आपका, ठीक है। अब इन 10 अनुसूची भी थी, इसमें 3 अनुसूची भी डाली गई, संघ सूची, मतलब कि जो संघीय सूची थी उसमें इसमें 55, 59, 54 तो उसमें थे, 59 विषय थे, 59 विषय थे जिन पर केवल केंद्र सेंटर कानून बना सकती थी। उसके बाद में डाला गया एक राज्य सूची, 54 विषय थे इसके अंदर। फिर समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है इसमें 36 विषय थे। अब जो संघीय सूची है इसमें केवल केंद्र कानून बना सकता है। जो राज्य सूची है इसमें केवल राज्यों को, कुछ प्रांतों को दिए गए थे कि आप भी अपना कानून बना सकते हैं, और ये समवर्ती सूची इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये व्यवस्था आज भी संविधान में लागू है, हालांकि इनकी संख्या आप इतनी ना हो, मगर ये बता रहा हूँ जब 1935 के अधिनियम में कितने विषय किसको दिए गए थे, ठीक है। प्लस जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दे दी गई थी, जो बची कुछ शक्तियाँ थी इनसे अलग, यदि कोई न्याय मुद्दा होता तो उसको वायसराय को शक्तियाँ दे दी गई थी, ठीक है जी, ये हुआ था आपको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब 2 सूची बन गई, संघीय सूची, राज्य सूची, और ये भी हो गया साहब, तब केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था हमारा।
केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। द्वैध शासन में राज्यसभा लोकसभा वही अपना, प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो यहां तक भी बात क्लियर है आपकी भैया जी। और दूसरी मुख्य बात यह थी कि भारत परिषद जो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद बनाई गई थी, उसका भी 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसे मतलब कि उसको भी समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। यहाँ तक ये बात क्लियर है, इन पॉइंट के रूप में आप नोट कर लीजिए अलग अलग, ठीक है जी। दूसरी बात कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है सर मोरिस गवेयर। और इसके अलावा ये अंग्रेज हैं, ठीक है। उसके अलावा तो भारतीय भी थे। एक था जस्टिस MR JK। अगले जो थे आपके वो थे MA सुल्तान, जस्टिस MA सुल्तान। तो दिल्ली न्यायालय जो सबसे पहले बना था, संघीय न्यायालय दिल्ली में बना था, तो उसमें प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जो सर मोरिस ग्लेवेयर थे, और जस्टिस MR JK और दो अन्य भारतीय सदस्य उनके ये थे। ये भी मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। वहाँ पे कोलकाता में एलिजा इम्पे थे, ठीक है, हाइड चैम्बर्स, ठीक है, वो भी थे वहाँ पर उनका याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मताधिकार दिया गया 10% जनता को, 10% जनता को मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी शामिल है, ठीक है। 10% जनता को इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की 10% आबादी को मताधिकार का भी अधिकार दिया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, ठीक है जी। अब फिर उसके बाद में RBI की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई। और भारत ने वर्मा को अलग कर दिया, ठीक है। भारत से वर्मा जो था, वर्मा प्राचीन नाम वर्मा, अब क्या कहते हैं उसे, म्यांमार। तो पहले म्यांमार जो था भारत का हिस्सा था, ये अलग हो गया और दो नए प्रांत बनाए इस अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और दो नए राज्य बनाए गए। उड़ीसा ये अस्तित्व में आ गया, उड़ीसा और सिंध ये नए दो प्रांत अस्तित्व में आ गए आपके। उड़ीसा और सिंध यहाँ पे आपके भैया अस्तित्व में आ गए, ठीक है। अब इस अधिनियम पे कांग्रेस जो नेता थे, क्योंकि पहले भी कई बार घटना हो चुकी है विभाजन में, कुछ और भी बंग भी एक घटना थी बड़ी ही, तो यहाँ पर इसका विरोध किया। प्रांतीय सरकारों ने भी किया इसका विरोध और कांग्रेस ने भी किया था, जिन्ना ने भी किया। तो कुछ कोटेशन है, नेहरू ने जो इसे कहा था, नेहरू जी ने, लिखेंगे पंडित नेहरू जी ने इसे कहा, क्या ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा बंद, यह अनेकों ब्रेकों वाली इंजन गाड़ी है। तो पूछ लिया था कि नेहरू जी द्वारा किस अधिनियम को अनेकों ब्रेकों वाले इंजन की गाड़ी की संज्ञा दी गई है, तो इन द्वारा उसे लिखेंगे जिन्ना ने मतलब कि इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो ये थे इसके भैया आपके बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ तक बतानी थी, ठीक है। कल प्रांतीय चुनाव सुनेंगे और उसके बाद में कुछ और चीज़ें पढ़कर अपना यह अधिनियम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे। धन्यवाद।